नमस्कार विद्यार्थियों, DRR बायोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, जो कि सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। चर्चा शुरू करने से पहले साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको सीनियर सेकेंडरी क्लास, BSc पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा कंपटीशन एग्जाम में बायोलॉजी से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। आप अपलोडेड वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना समय नष्ट किए अपने शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जैसा कि अपने को पता है कि सजीवों के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही अपने क्या कहते हैं, सेल के नाम से जानते हैं, कोशिका के नाम से जानते हैं। और साथियों, कोशिका की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सबको पता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी। और ये जो कोशिका खोजी गई थी, ये कोरक कोशिका के अंदर खोजी गई थी। कोरक ग्लूकोज की बोतल के अंदर जो ढक्कन काम में लेते हैं अपने, वो ही कोरक होता है। तो अपने को पता है कि वो मृत होता है और उसमें खोजी गई कोशिका भी क्या होगी, मृत होगी। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि किसमें खोज की, तो अपना नाम आएगा क्यूरकस सुबर, जिसे हम ओक के नाम से भी जानते हैं। क्यूरकस सुबर प्लांट का नाम है, जिसकी सेल वॉल के अंदर उसने इस प्रकार के प्रकोष्ठों को देखा और प्रत्येक प्रकोष्ठ के लिए ये जो कमरेनुमा स्ट्रक्चर है, इसके लिए इसने जो शब्द काम में लिया वो था सेलुली या सेलुला। ठीक है, और सेलुली या सेलुला शब्द से कालांतर में क्या निकला, कोशिका शब्द या सेल शब्द की उत्पत्ति हुई। तो सेल क्या है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। तो साथियों, बात करें अगर अपने रॉबर्ट हुक की पुस्तक की, जिसमें इसने कोशिका का वर्णन किया था, तो रॉबर्ट हुक की उस पुस्तक का नाम है विद्यार्थियों माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन किया। और साथियों, वही क्वेश्चन अगर आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अपना आंसर जाएगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक की तरफ। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक वही है जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक को दिया जाता है, जिन्होंने बैक्टीरिया के अंदर जीवित कोशिका की खोज की। और मनुष्य के अंदर स्पर्म जो होता है, वो स्पर्म सेल को देखने का श्रेय भी ल्यूवेनहोक को दिया जाता है। साथियों, इसके बाद अपने चर्चा करते हैं सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत की। तो अपने को पता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन तथा स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने किया। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि स्लाइडन जो थे वो क्या थे, बॉटनिस्ट थे, और स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, जूलॉजिस्ट थे। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि स्वान कुत्ते को कहा जाता है और कुत्ता एक प्राणी होता है। तो ये किससे संबंधित है, ये जूलॉजी से संबंधित है, जूलॉजिस्ट थे। और ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जूलॉजिस्ट कौन है, जूलॉजिस्ट है आपके स्वान, और स्लाइडन क्या है, आपके वनस्पति शास्त्री हैं। वहीं अगर अपने चर्चा करें कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं की, तो इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका सजीवों की कौन सी इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों के शरीर की कौन सी इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। और तीसरा बिंदु है कोशिका सजीवों की आनुवांशिक इकाई है, अर्थात जीवों के शरीर का निर्माण करने वाली इकाई कौन सी है, कोशिका है। जीवों में जैविक क्रियाओं का संपादन भी किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। और अगर अपने बात करें माता पिता से संतति में लक्षणों का संचरण, तो वो भी किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। तो इसे हम आनुवंशिक इकाई के नाम से जानते हैं। साथियों, कोशिका के अंदर एक और जानकारी कोशिका सिद्धांत में अपने को ऐड करनी है कि नई जो कोशिकाएं होती है, न्यू जो सेल होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अर्थात पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये आपका कोशिका सिद्धांत हो गया, जिसका प्रतिपादन किया था स्लाइडन और स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने। और साथियों, इस कोशिका सिद्धांत का ये जो बिंदु है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है,
इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ये बिंदु किसने दिया था। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, अर्थात इसे हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ई सेलुला। और ये ओमनी सेलुला ई सेलुला की थ्योरी जो कि इसने दी थी, तो यह बिंदु रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। याद रखना है आपको अच्छी तरह से, किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला की धारणा किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चोव ने दी थी। तो विद्यार्थियों, ये तो चर्चा हो गई कोशिका सिद्धांत की। वहीं अगर हम बात करें आधुनिक कोशिका सिद्धांत की, तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो है, इसके प्रतिपादन का श्रेय, मॉडर्न सेल थ्योरी के प्रतिपादन का श्रेय दोस्तों विर्चोव तथा नगेली को दिया जाता है। ठीक है, विर्चोव तथा नगेली को आधुनिक कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। तो ये कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु हो गए कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक इकाई होती है, कोशिका सजीवों की क्रियात्मक इकाई होती है तथा कोशिका के द्वारा ही आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरण होता है। अब अगर अपने कोशिका सिद्धांत के अपवाद के बारे में चर्चा करें, तो इसका अपवाद है साथियों वायरस, वायरस या विषाणु। तो वायरस या विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से होता है और ये सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई होती है, परंतु वायरस जो होता है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता और सामान्यतः ये निर्जीव अवस्था में जब पड़ा हुआ है तब तक ये पोषण, शोषण, उत्सर्जन जैसी कोई क्रिया नहीं करता। इस कारण इसमें निर्जीवों के गुण पाए जाते हैं, जबकि जैसे ये किसी प्लांट या एनिमल सेल के संपर्क में आता है, ये तुरंत अपनी रोग उत्पन्न करने की क्षमता शुरू कर देता है। फिर इसमें गुणन भी होता है और ये अपनी संख्या में वृद्धि भी करता है। इसी कारण इसे क्या माना जाता है? सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये आपका कोशिका सिद्धांत का प्रमुख अपवाद हो जाएगा। इसके अलावा कोशिका के अंदर डीएनए तथा आरएनए सामान्यतः दोनों न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, परंतु वायरस में या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। अगर प्लांट वायरस है तो उसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? आरएनए होता है। और अगर जंतु वायरस है तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। तो इसमें डीएनए या आरएनए दोनों में से केवल एक न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। इस कारण इसे हम सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का अपवाद मानते हैं। तो विद्यार्थियों, ये अपने कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। तो दोबारा से अपने रिपीट कर देते हैं कि कोशिका की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी? तो क्यूरकस सुबर नाम के प्लांट के अंदर, जिसे हम ओक के नाम से भी जानते हैं, कार्क कोशिका के अंदर इसकी खोज की। और कोशिका को इसने क्या नाम दिया था? इसने नाम दिया था सेलुला। और सेलुला से ही कालांतर में क्या बना? सेल शब्द की उत्पत्ति हुई, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। वहीं अगर अपने बात करें जीवित कोशिका का खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनोव को जीवित कोशिका की श्रेय दिया जाता है। और विद्यार्थियों, ध्यान रखना, जीवित कोशिका बैक्टीरिया के अंदर स्पर्म के रूप में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने खोज की थी और इसे नाम दिया था एनिमलक्यूल, एनिमलक्यूल। बात करें अपने रॉबर्ट हुक की पुस्तक की, तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। चलिए हम कोशिका के बारे में कुछ और शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, एक शब्द आता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और एक शब्द आता है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, साइटोलॉजी से तात्पर्य होता है कोशिका विज्ञान और सेल बायोलॉजी का तात्पर्य होता है कोशिका जीव विज्ञान। ठीक है, तो दोनों टर्म्स एक दूसरे से थोड़ी सी भिन्न है। कोशिका जीव विज्ञान, अगर हम कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन करें तो इसे तो हम कह देंगे साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। संरचना, कार्य तथा निर्माण सभी का उपपची दृष्टि से अध्ययन करें तो इसे हम सेल बायोलॉजी या कोशिका जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिर देखिए विद्यार्थियों, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसे हम बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी के जनक आपके कौन है विद्यार्थियों? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की क्या की थी? खोज की थी। तो इन्हें क्या माना जाता है?
कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो साइटोलॉजी के जनक कौन हो गए? आपके रॉबर्ट हुक हो गए। वहीं अगर अपने बात करें कि मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो विद्यार्थियों आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक जो है सीपी स्वानसन को कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? सीपी स्वानसन को कहा जाता है, सीपी स्वानसन। वहीं अगर अपने बात करें भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों A.K. शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, A.K. शर्मा। तो साइटोलॉजी के जनक आपके कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक। मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे? सीपी स्वानसन। और भारतीय कोशिका विज्ञान, भारतीय इंडियन साइटोलॉजी के जनक हो जाएंगे A.K. शर्मा। अगर अपने बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो विद्यार्थियों सबसे छोटी जो कोशिका है आपकी स्मॉलेस्ट जो सेल है, वो सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है विद्यार्थियों? सबसे छोटी कोशिका है। वहीं एक शब्द आता है आपके PPLO। ये PPLO क्या है? इसे हम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। और अगर ये दोनों शब्द काम में ले लिए जाएं तो अपना आंसर PPLO की तरफ जाएगा। ध्यान रखना, सबसे छोटी कोशिका पूछ ली जाए और सबसे छोटी कोशिका में ऑप्शन में आपको दिया गया हो माइकोप्लाज्मा या PPLO, तो अपना आंसर PPLO सर्वोत्तम होगा। ठीक है। वहीं अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका विद्यार्थियों कौन सी है? शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, जिसे हम ऑस्ट्रिच के नाम से भी जानते हैं। इस ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो जो आपकी नर्वस सेल होती है ना, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका सबसे क्या है? लंबी कोशिका है। और अगर बात करें मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, तो ध्यान देना मनुष्य के अंदर ओव्यूम क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। और स्पर्म क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अंडाणु क्या हो जाएगा आपका? सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी मनुष्य के अंदर, और शुक्राणु क्या हो जाएगी? सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी। वहीं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल के लिए अपने विद्यार्थियों दो शब्द काम में लिए जाते हैं। एक शब्द आता है आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और दूसरा शब्द आता है आपका प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस समझिए आप, साइटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो अगर बात करें अपने प्रोटोप्लाज्म की, तो ये एक सेल होगी। सेल के अंदर क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया। इस सेल के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण तरल को ही अपने क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। यहाँ अगर अपने बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगर अपने शामिल करें, तो इस न्यूक्लियस, केंद्रक के बाहर तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले ये जो तरल है, इस तरल को ही अपने क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म एक कोशिका के अंदर संपूर्ण रूप से पाया जाने वाला तरल होता है, जबकि साइटोप्लाज्म केंद्रक के बाहर तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के अंदर, इन दोनों के बीच पाए जाने वाले तरल को कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ये जो प्रोटोप्लाज्म है, डुजार्डिन नाम का एक वैज्ञानिक था, और डुजार्डिन ने इस प्रोटोप्लाज्म के लिए एक शब्द काम में लिया, कौन सा? सारकोड। तो प्रोटोप्लाज्म है क्या? कोशिका के अंदर पाए जाने वाला संपूर्ण तरल, और इस संपूर्ण तरल को डुजार्डिन ने सारकोड नाम दिया। ठीक है। वहीं बात करें अपने प्रोटोप्लाज्म शब्द, तो प्रोटोप्लाज्म शब्द देने का श्रेय पुरकिंजे को दिया जाता है, पुरकिंजे को दिया जाता है। और इसे जीवन का भौतिक आधार साथियों अक्सले ने कहा। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ आपको प्रोटोप्लाज्म के बारे में होना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस अपने क्लियर हो गया होगा। तो विद्यार्थियों ये थे अपनी कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारियाँ पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में अपने मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।